नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। टिप्पणी की शुरुआत एक राजा की कहानी से करेंगे। राजा का नाम था भीरू भुसुंडी। भीरू भुसुंडी कोई सामान्य किस्म के राजा नहीं थे। भीरुता उनके नाम में ही दर्ज थी। रियाया कुछ मांगने सड़क पर उतरे तो सड़क पर कीले ठुकवा देते थे। और विरोधी चुनौती दें तो उनके घरों में सिपाही भेज देते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने रेड मारी है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके के मामले में सीबीआई ने ये एक्शन लिया है। दिल्ली के शांति निकेतन में सोरेन के घर ईडी पहुंची है और जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ भी की थी और ये पूछताछ जो है वो रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। लैंड फॉर जॉब्स घोटाले मामले में एक दिन पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई। जांच एजेंसी के राडार पर एक और पूर्व मुख्यमंत्री आ गए हैं। ईडी हेडक्वार्टर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की जा रही है। मानेसर लैंड डील का ये मामला है जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल जवाब कर रही है ईडी की टीम। कहने का मतलब भीरुता उनकी रग रग से टपकती थी। सत्ता का साथ किसी कीमत पर न छूटे, इस बात का उन्होंने ताउम्र ख्याल रखा। राजा भीरू भुसंडी जीवन के अंतिम वक्त में थे। सरशैया पर पड़े थे तब उन्हें ख्याल आया कि इतने विशद, प्रपंची और हथकंडा पूर्ण जीवन के कुछ मंत्र बेटे को दे दिए जाएं, वरना छल, प्रपंच और पाखंड से सत्ता सुख हासिल करने की जो कला उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में ईजाद की थी वह यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। ऐसा सोच उन्होंने अपने बेटे को सरसैया के पास बुलाया और बोले, अब तुम्हें ही संभालना है ये सब। बेटा जोर से बोला, जी बाबूजी। भीरू भुसुंडी फिर बोले, मेरा टिकट तो अब इस दुनिया से कटने वाला है, मगर याद रखना मेरे टिकट पर अगला चुनाव तुम्हें ही लड़ना है। बेटे ने कहा, प्लीज बाबूजी ऐसा न कहें। राजा बोला, क्यों न कहें, हमने किसी और को लड़ने लायक छोड़ा ही नहीं। तुम तो जानते ही हो मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई दाग नहीं लगा। कई बार मंत्री रहा, एक से बढ़कर एक विभाग मिले और फिर मैं राजा बन गया। तुम्हें पता है मेरे इस सफल जीवन का मंत्र क्या था? बेटे ने कहा, मैं आपकी कहानियां सुनना चाहता हूं। दरअसल बेटा कहना चाहता था कि मैं आपकी कारस्तानियां सुनना चाहता हूं। राजा बोले, मेरे जीवन की एक ही फिलॉसफी रही, साईं हचक के दीजिए, कुटुंब फैलता जाए, अपना पेट भरा रहे और साधु भाड़ में जाए। भीरू भुसुंडी द्वारा कबीरदास के दोहे के साथ की गई इस मौलिक छेड़छाड़ पर बेटे का मन मोह गया। वो जोश में बोला, मुझे पता है आपने देश की सेवा के लिए राजनीति का यह रास्ता चुना, कोई करियर बनाने के लिए नहीं। आप कर्तव्यनिष्ठ रहे और दायित्व बोध समझते रहे। आप सदैव लोगों की सेवा में तत्पर रहे। राजा भुसुंडी को लगा कि बेटा ठीक रास्ते पर जा रहा है, जनता की अच्छे से काट सकता है। उन्हें संतोष हुआ। वो आगे बोले, तुम्हें सबसे जरूरी बात बताना अभी बाकी है। मेरी इस बेदाग छवि के पीछे मेरे बाबूजी यानी कि तुम्हारे दादाजी के एक थप्पड़ का योगदान है। बेटा चौंक कर बोला, क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या दादाजी का थप्पड़ बहुत जोरदार था जो आपको अब तक याद है? राजा भीरू भुसुंडी बोले, थप्पड़ नहीं, उनका सबक जोरदार था। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। बचपन से ही मैं खाते समय बहुत आवाज करता था। मेरे इस आदत के चलते पिताजी मुझे बार बार टोकते थे। एक दिन मैं पिताजी के साथ भोजन कर रहा था। अचानक उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार झापड़ रसीद कर दिया और गुस्से से बोले, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि खाते वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए। उसी पल में पिताजी की बात मैंने गांठ बांध ली। वो दिन था और आज का दिन है। मजाल है कि मेरे खाने में आवाज आ जाए। मैंने इस देश को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, कोई आवाज नहीं आई। मैंने इस देश की नोटबंदी कर दी, मानो बहुतों की तो मैंने नसबंदी ही कर दी, कहीं कोई आवाज आई? मैंने इस देश को सुडानी दिया, देखते ही देखते वो अरबों करोड़ों का आसामी हो गया, कोई आवाज आई? मैंने जांच एजेंसियों को वसूली कंपनी बना दिया, कहीं कोई आवाज आई? बेटे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई आवाज नहीं आई। राजा भीरू भुसुंडी बोले, यह हमारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी की दी हुई नसीहत थी जो मेरे काम आई। खाते वक्त
बोलना नहीं है। यही मेरी बेदाग छवि का राज है। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, मैं याद रखूंगा बाबूजी, खाते वक्त आवाज नहीं करनी है। बेटा बाप के सामने गुरुमंत्र लेकर नतमस्तक खड़ा हो गया। राजा भीरू भुसुंडी आत्म संतोष की चरम अवस्था में सरसैया से सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा पर निकल गए। बीते कुछ समय में अदालतों, खासकर शीर्ष अदालतों में मनोरंजन के पर्याप्त इंतजाम देखने को मिले। एक तरफ देश का सर्वोच्च न्यायालय था जो देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए था। पहले उसने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। The electoral bond scheme and the impugned provisions to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing contributions through electoral bonds are violative of Article 19(1)(a). We have applied the proportionality standard to determine if the infringement of the right to information is justified. और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि डेमोक्रेसी की दिन दहाड़े हत्या वह नहीं होने देगा। Mr. Masti, I am asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you will be prosecuted. Every word which you say, you will be held liable for what you say. So, you are not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में सुप्रीम कोर्ट ने खास ध्यान रखा कि देशवासियों के मनोरंजन में अनिल मसीह की तरफ से कोई कसर न रह जाए। अगर मनोरंजन में कसर रह जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट आम लोगों तक पहुंचाएगा। उन सबको भी वीडियो देखने दीजिए, थोड़ा मनोरंजन तो हर किसी के लिए अच्छा है। कोर्ट रूम में वीडियो चलाई जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इतनी मेहनत कर रहा था देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, दूसरी तरफ कोलकाता का हाई कोर्ट था जहां शेरनी के नाम से विश्व हिंदू परिषद वालों की भावना आहत हो गई। इस आहत हुई भावना को पूरी संवेदनशीलता से संज्ञान लेते हुए कलकत्ता के हाई कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय महत्व का यह मुद्दा एक शेरनी के नाम से पैदा हुआ था। क्या किसी शेरनी का नाम सीता हो सकता है? और अगर है तो विश्व हिंदू परिषद वाले उस पर आहत भी हो सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसने उन लोगों की भावनाओं को आहत किया है जिन्हें देवता में विश्वास है। पर यह प्यार के कारण भी तो हो सकता है। प्यार के कारण हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अदालत में जज साहब भी पूरा मजा लेने के मूड में बैठे थे, सो उन्होंने तफसील से पूरी बात न सिर्फ सुनी बल्कि उसमें अपनी तरफ से राष्ट्र हितकारी सुझाव भी जोड़े। मसलन उन्होंने कई दफा याचिकाकर्ता को यह याद दिलाया कि मामला शेरनी का है, इंसान का नहीं है। मुकदमा चलाने के बाद भी इस मामले पर अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं है। तो फिर यह एक जनहित याचिका होगी। मैंने कल ही कहा था कि अगर नामकरण नहीं हुआ है तो इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो अर्जी को क्या जनहित याचिका नहीं होना चाहिए? और इस बहसा बहसी में आहत पक्ष के वकील ने एक मौके पर हवाई तीरंदाजी कर डाली। उसने कहा, शेर भारत का राष्ट्रीय पशु है। माय लॉर्ड, कभी कभी हमें रोजाना के बोरियत भरे कामों से हटकर कुछ करना होता है, इसलिए मैंने सोचा शेर की बात की जाए। शेर हमारा राष्ट्रीय पशु। मुझे याचिका दिखाएं। प्रार्थना यह है कि किसी भी पशु का नाम किसी इष्ट के नाम पर ना रखा जाए। चूंकि जज साहब मजा लेने के मूड में थे, सो उन्होंने आहत पक्ष के वकील की इस भीषण गलती पर न तो ध्यान दिया न ही इसे सही करवाया। उन्हें शायद नहीं लगा कि लगे हाथ वकील साहब का जनरल नॉलेज दुरुस्त कर देना चाहिए कि श्रीमान आहत महोदय, देश का राष्ट्रीय पशु शेर नहीं बाघ है, बोले तो टाइगर। जज साहब ने कई बार इस बात की ताकीद की कि यह तो पीआईएल का मसला है, जनहित याचिका का। इसे आप सीधे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध क्यों करवा रहे हैं? जज साहब की इस सलाह पर मोहित होने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। 1.25 अरब की आबादी वाले देश का जनहित एक शेरनी के नाम में फंस गया है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर यह अप्रोक्ष है तब भी समाधान हो सकता है। हाँ, लेकिन जनहित याचिका के जरिए। मुझे त्रिपुरा चिड़ियाघर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चलाने दीजिए। मैं कहूंगा कि इस अर्जी को जनहित याचिका बनाएं और उस पीठ को सुनवाई करने दें। शेर शेरनी के नाम तो छोड़ दीजिए, इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए तैयार बैठे कलकत्ता हाई कोर्ट में केसेस की मौजूदा स्थिति का एक आंकड़ा देख लीजिए। कुल 1,89,459 मामले इस समय कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित हैं। इनमें से 1,55,735 मामले सिविल के हैं और 33,724 मामले क्रिमिनल हैं। बहुतेरे मामलों में तारीख के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन शेर शेरनी के मामले में तत्काल याचिका लगती है और पट सुनवाई भी हो जाती है। इस मामले की राजनीति पर मैं क्या कहूं, विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत शरीफ लोग हैं। फिलहाल अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि शेरनी और शेर के नाम बदल दिए जाएं।
तो ये दो तस्वीरें हैं जहां पर अदालतें देश में लोकतंत्र का बचाव और जनता के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए अपना कामकाज आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है यह तो हमारे देवी देवताओं के रेड़ मारने पर आमादा है। इतना भी लोकतंत्र को क्या बचाना कि सुदामा 2 मुट्ठी चावल भी कृष्ण को न दे पाए, और अगर कहीं से नजर बचाकर दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कृष्ण भ्रष्टाचारी हैं। जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि वह कृष्ण है और उसे चंदा देने वाले नामी बेनामी गरीब कारपोरेटों का झुंड सुदामा है। लगे हाथ कवि ने एक साथ कई सारी गलतफहमियां और कंफ्यूजन भी समाप्त कर दिया। मसलन लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कौन वाले अवतार हैं यह बात कोई भरोसे से बता नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। अब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यह गलतफहमी समाप्त कर दी है कि वो कौन वाले अवतार हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने यह बात बरास्ते सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट की है, इसलिए शक सुबह की कोई संभावना ही नहीं रही। जिन सुदामाओं की चावल वाली पोटली प्रधानमंत्री की पार्टी स्वीकार कर रही थी, उन मुफलिस सुदामाओं के झुंड ने मिलकर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर गुहार लगाई थी कि गरीब ब्राह्मणों को बहुत कष्ट है, जैसे तैसे दीन दशा में दिन कट रहे हैं। परेशान होकर प्रधानमंत्री के पास वो आए हैं और अपनी पोटली में 6,566 करोड़ का 2 मुट्ठी इलेक्टोरल बॉन्ड दे गए हैं। साल 2017-18 से लेकर 2022-23 तक कुल 11,450 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए, जिसमें अकेले 6,566 करोड़ रुपए यानी कि आधे से भी ज्यादा के बॉन्ड भाजपा को मिले। सुदामाओं की इस 2 मुट्ठी इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 57% हिस्सा सीधे प्रधानमंत्री जी की पार्टी भाजपा को चला गया। शेष 1 मुट्ठी में देश के बाकी 63 राजनीतिक दल बंदरबाट करने को मजबूर हैं। इस ईमानदारी पर सुप्रीम कोर्ट को भला क्यों आपत्ति होनी चाहिए? बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके गंभीर पक्ष पर भी अब हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के बयान में कई तरह के संदेश और आशंकाएं छिपी हैं। मसलन प्रधानमंत्री का यह बयान साफ बताता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनके मन में इसे लेकर एक कुंठा और नकार का भाव है, जिसे उन्होंने कृष्ण सुदामा की कथा के जरिए जाहिर किया है। जाहिरन वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्ट और संवैधानिक करार दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आज भी दिए की लौ की तरह ही पवित्र मानते हैं। कोर्ट द्वारा आईना दिखाए जाने पर धार्मिक आस्थाओं और कहानियों की आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर परोक्ष तरीके से वो हमला करते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की यह भाषा उसे शोभा नहीं देती, खासकर उस देश के प्रधानमंत्री को जिसका दावा है कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री है। मदर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े तो आपके सामने हैं। यही एक तरफा खेल इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिलने वाले चंदे में भी दिखता है। एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है प्रूडेंट ट्रस्ट। 2019-20 में प्रूडेंट ट्रस्ट ने भाजपा को 218 करोड़ रुपए दिए, जबकि कांग्रेस को 31 करोड़ रुपए दिए गए। साल 2020-21 में भाजपा को 209 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 2 करोड़ रुपए दिए गए। साल 21-22 में प्रूडेंट ने भाजपा को 337 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए दिए। साल 2022-23 में कांग्रेस को प्रूडेंट से कोई पैसा नहीं मिला, जबकि भाजपा को 256 करोड़ रुपए मिले। दरिद्र सुदामाओं के झुंड ने 2 मुट्ठी इलेक्टोरल ट्रस्ट के तहत महज 1020 करोड़ रुपए इन 5 सालों में भाजपा को दिए। इसके बदले में श्री कृष्ण को भी सुदामाओं को कुछ न कुछ तो देना ही था।
भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाए और बदले में उन्हें स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक दान में दे दिया। हमारे श्री कृष्ण ने सिर्फ एक सुदामा को जो दिया है उसका आंकड़ा देखिए। 2014-15 में अडानी समूह की कुल बाजार हैसियत 65,519 करोड़ रुपए थी। आज साल 2024 में अडानी समूह $100 बिलियन की कंपनी है। यह हिंडनबर्ग के झटके के बाद की स्थिति है। कृष्ण सुदामा का यह रिश्ता दिनों दिन गाढ़ा हुआ जा रहा है। खेत, खलिहान, हवाई अड्डे, समुद्री पोर्ट जैसे तमाम लोगों पर सुदामा का राज है। किसी तरह से तीसरे लोक को बचाने की कोशिश में रुक्मिणी रूपी सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिला वजह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बेचारा लोकतंत्र को बचाने में लगा है, उसी लोकतंत्र को जिसकी हत्या करने पर ये वाले श्रीमान आमादा थे। और इनका प्रवक्ता बन बैठा एक सीला हुआ बिस्कुट, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले विस्तार से बताया था। किरदार से रिक्त आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये उसका नमूना है। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते, जो वीडियो में अगर ये वीडियो टैंपरिंग का बताया जा रहा है, तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते लिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग है। इस सीले हुए बिस्कुट के वीडियो में पत्रकारिता क्या थी, कभी आपने सोचा? इस वीडियो में जनहित क्या था? इससे किस लोकतंत्र या संविधान की रक्षा हो रही थी? क्या इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव रद्द करने के बाद ऐसा ही वीडियो बनाकर माफी मांगी? यह किस भरोसे से अनिल मसीह का बचाव कर रहा था? क्या इसकी अनिल मसीह से कोई बात हुई थी? क्या यह चंडीगढ़ में चुनाव के दौरान मौजूद था? इन सब सवालों के जवाब हैं नहीं। इसके बावजूद ये आपको बता रहा है कि सब कुछ चंगा सी, क्योंकि किरदार से गिरा हुआ पत्रकार किसी नागरिक या लोकतंत्र के किसी काम का नहीं होता। समस्या इन सीले हुए बिस्कुटों के मीडिया मॉडल में है। ये बस मोहरे हैं, साथ में इनकी अपनी जाहिलियत, सांप्रदायिकता और सरकारी चारण बनने की अदम्य लालसा है, जिसने पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया है। इसे बदलने के लिए आपको आगे आना होगा। जिस दिन इन्हें एहसास हो जाएगा कि आपने इन्हें देखना या गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, इन पर भरोसा करना बंद कर दिया है, उस दिन से भारतीय पत्रकारिता की किस्मत बदलने लगेगी। इसका तरीका है विज्ञापन मुक्त मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री आपके लिए बेहतर और शानदार विकल्प है। यह सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के सहयोग से पत्रकारिता करता है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात के अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एक सीरीज है जो बीबीसी हिंदी पर चल रही है। इसका नाम है हिंदू धर्म मेरा मर्म। इस सीरीज के दूसरे हिस्से में बात हुई है इंस्टाग्राम पर अपनी धार्मिक और जातीय पहचान पर रील्स बनाने वाली इन्फ्लुएंसर लड़कियों की। धर्म और जाति पर बहस अब सड़क, सभाओं और टीवी स्टूडियो से निकलकर सोशल मीडिया पर हो रही है। ब्राह्मण साहब आ रहे हैं। मेरा नाम शिवी, वैसे मेरा घर का नाम शिवानी है और मेरा सरनेम दीक्षित है। इंस्टाग्राम पर ना मेरा कंटेंट है ब्राह्मणों का है। मेरा नाम है सिमी मिलिंद जादव और मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ। मतलब मेरे कास्ट को लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। कंटेंट नहीं है, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, तो मुझे लगा कि सब इसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को दिखाएं, है ना, कि हम क्या हैं और हमारी वैल्यू क्या है। मैं एक संविधान रक्षक हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान है, ये चीज सबको सिमिलरिटी देता है और आगे भी देते रहेगा, तो हमें संविधान के राह पर ही चलना है। मेरे आईडी से यही काम करती हूँ बस। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।